नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर बैठक। मुख्य सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मंडलायुक्त भी होंगे नोडल अधिकारी। मुख्य सचिव की ओर से कहा गया है, धार्मिक स्थलों में होगा क्राउड मैनेजमेंट का सर्वेक्षण। मार्गों को चौड़ीकरण किया जाएगा, अतिक्रमण मुक्त भी किया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के लिए चलेगा अभियान और मंदिर का विशेषज्ञों के माध्यम से होगा विश्लेषण। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर धार्मिक स्थलों में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर ये बड़ी बैठक की गई है। ऐसे में कितना ज़रूरी भी ये होगा, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। अतिक्रमण हटाने को लेकर भी अभियान चलाया जाएगा और इससे रोड का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। तो मंदिर का विशेषज्ञों के माध्यम से विश्लेषण भी किया जाएगा। हालांकि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर भी यह बैठक की गई है। तो मुख्य सचिव ने इस बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान तमाम अधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया और ये बताया गया कि मंडलायुक्त नोडल अधिकारी भी होंगे धार्मिक स्थलों के, और धार्मिक स्थलों में क्राउड मैनेजमेंट को भी व्यवस्थित किया जाएगा। तो अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा, ये बताया गया है इस दौरान, ताकि चौड़ीकरण किया जा सके मार्गों को। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की बैठक ये हुई और क्या कुछ दिशा निर्देश इस बैठक में दिए गए? जी देखिए विशाल, आपको बताएं कि जिस तरीके से मनसा देवी में जो है एक दुखद हादसा हुआ था, जिसमें करीब 8 लोगों की डेथ हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। उसके पश्चात जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्पराज धामी ने एक एसआईटी गठन को निर्देश भी दिए थे और साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों से बैठक भी की थी। उसी के क्रम में अगर हम बात करें तो मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने एक बैठक ली है, जिसमें उन्होंने संबंधित अधिकारियों को, चाहे वो पुलिस विभाग हो या फिर संबंधित चाहे उसमें ऊर्जा विभाग हो या पीडब्ल्यूडी हो, लोक निर्माण विभाग हो, नेशनल हाईवे के जो संबंधित जो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठक की और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरीके से जो भीड़ नियंत्रण होना चाहिए, जो भीड़ नियंत्रण को लेकर एक मैकेनिज्म बनाया जाए, ताकि कहीं पर अगर जो क्योंकि जिस तरीके से हम मनसा देवी की बात करें, चंडी देवी की बात करें या फिर अन्य धार्मिक स्थलों की बात करें, वहां पर जिस तरह से लगातार भीड़ बढ़ती है, तो उसको किस तरीके से कम किया जाए या वहां पर किस तरह से मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि कोई भगदड़ की स्थिति होती है या अन्य कोई दुखद कोई अन्य चीज कोई घटना घटती है, तो ऐसे में कम से कम जान माल का नुकसान हो। उसके दृष्टि उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से, और इसमें पहले चरण में अगर हम बात करें विशाल, तो इसमें कुछ मंदिरों को लिया गया, जिसमें हम चंडी देवी की बात करें, मनसा देवी की बात करें, पूर्णागिरी माता मंदिर की बात करें, ऐसे मंदिर को लिया गया है कि वहां पर जिस तरह से श्रद्धालुओं की जो आमद है, यानी श्रद्धालु आमद यानी जो श्रद्धालुओं जो तादाद है वो लगातार हर वर्ष बढ़ती जा रही है और वो 12 मास चलती है। तो ऐसे में वहां पर जिस तरीके से जो पैदल मार्ग है वहां पर उनका सुदृढ़ीकरण हो या फिर वहां पर जिससे जो पोल लगे होते हैं, बिजली के जो खंभे होते हैं, बिजली की जो आपूर्ति होती है, वहां पर कोई ऐसा ना हो कि कोई खुले में हो या फिर अन्य चीजों पे हो। इन्हीं चीजों के लिए उन्होंने इस पर निर्देश दिया कि संबंधित जो अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी हैं, वो इन चीजों पर काम करें और इसका वो खाका उनका बनाते हुए उसमें क्या उन्होंने तैयारी की, ये किस तरह से वो तैयारी करने जा रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने 1 हफ्ते का स्पष्टीकरण भी मांगा गया है संबंधित विभागीय अधिकारियों से मुख्य सचिव के द्वारा। विशाल अमित, इस दौरान नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं, क्या कुछ कहा गया है कौन इसके नोडल अधिकारी अभी होंगे और आने वाले समय में किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी धार्मिक स्थलों पर? जी देखिए, नोडल अधिकारी बात करें तो संबंधित 13 जनपदों में मुख्य सचिव के द्वारा जो है नोडल अधिकारी बनाए गए, जो कि नोडल अधिकारी जो मुख्य जो होते हैं वो संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी होंगे और जिला अधिकारी की संस्तुति पर संबंधित एसडीएम या संबंधित आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो अधिकारी होंगे वो संबंधित अपने क्षेत्र में उनको नोडल बनाया जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। ऐसे में संबंधित व्यक्तियों को सब जिम्मेदारी दी जाएगी और लेकिन जिम्मेदारी का यही मतलब है कि जिस तरीके से जो चीजें होती है, यात्रा कैसे चले या फिर जो चाहे हम पूर्णागिरी मंदिर की बात करें, चंडी देवी मंदिर की बात करें या फिर हम
मनसा देवी की बात करें जहाँ पे हादसा हुआ था, ऐसे ही अगर हम बात करें तो अन्य चाहे हम कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में अगर हम बात करें तो गोलू देवता की बात करें तो कैची धाम की बात करें, यहाँ पे लगातार जो है श्रद्धालुओं की, तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। और यहाँ पे आने वाले समय कुछ ऐसी घटना ना हो, अपनी घटना जो मनसा देवी में हुई उसी को लेकर नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, और जिसमें चाहे एसडीएम हो या, चूंकि सब जिलाधिकारी की संस्तुति पर होगा और जिलाधिकारी इसका मुखिया होगा, तो ऐसे में उनकी व्यवस्थाओं को लेकर चाहे वो यात्रा प्रबंधन कैसे चले सुचारू हो, कोई अन्य चाहे ऊर्जा विभाग हो, पीडब्ल्यू हो या अन्य चीजों हो, ताकि कोई घटना ना हो, तो इन चीजों को निर्देशित कल की बैठक के जरिए मतलब मुख्य सचिव के जरिए दिए गए हैं संबंधित अधिकारियों को। विशाल बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी घोषणा, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में तैनात होंगे अग्निवीर। उत्तराखंड के अग्निवीरों को दी जाएगी सीधी भर्ती और कॉर्बेट में स्थापित की जा रही है टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में 80 से अधिक युवाओं की होगी भर्ती। बाघ संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही अवैध शिकार, खनन, तस्करी पर भी रोक लगती हुई नजर आएगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा कर दी है। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स तैनात की जाएगी, जिसमें कि 80 युवाओं को भर्ती में लाभ भी मिलेगा, और ये बताया जा रहा है कि अग्निवीरों को इसमें प्राथमिकता भी दी जाएगी। तो अवैध शिकार, खनन, तस्करी पर रोक भी लगती हुई नजर आएगी। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई और ये अग्निवीरों के लिए कितनी लाभदायक होने वाली है? विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी घोषणा की है कि टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में अग्निवीरों की तैनाती की जाएगी। और जिस तरह से कारगिल टाइगर रिजर्व में स्थापित किए जा रहे टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को तैनात किया जाएगा, तो उसमें निश्चित तौर पर जो अग्निवीरों को तैनाती दी जा रही है, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि अग्निवीर जब अपनी सेवाएं देकर देश के लिए वापस लौटेंगे तो उनको जो है एक रोजगार का माध्यम भी मिलेगा, और उसके साथ साथ जो है बाघों के संरक्षण, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार के ओर से उठाया जा रहा है ये कदम भी पूर्ण होगा। तो निश्चित तौर पर देखा जाए कि इस बल को प्राथमिकता उद्देश्य बाघों को और उनके आवास को, सुरक्षा को मजबूत करना है। इसके साथ ही बाघ संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी इससे मदद मिलेगी। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो सरकार जो है तमाम चीजों को व्यवस्थित करने के लिए तैनाती करने जा रही है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अवैध शिकार जो होते हैं, अवैध खनन होती है, लकड़ी की तस्करी होती है, उन पर भी रोक लगती हुई नजर आएगी इनकी तैनाती के बाद। जी विशाल। लेकिन योगेश, जिस तरह से कहा भी जा रहा है कि सीधी भर्ती होगी और 80 से अधिक जो युवा है उनको इसमें मौका भी मिलेगा, तो अग्निवीरों के लिए भी कितना बड़ा फैसला लिया गया धामी सरकार की ओर से, और क्या किस रूप में अब इसको देखा भी जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि अग्निवीरों को जो है अपनी जो 4 साल की सेवाएं हैं वो देंगे, और उसके बाद जब वो वापस आएंगे तो उनको एक रोजगार का माध्यम मिल जाएगा। इसके साथ साथ वो बाघों के संरक्षण के लिए जिस तरह से अहम कदम उठाने की बात हो रही है तो वह भी हवा नजर आएगा। इसके साथ साथ रिहायशी इलाकों में कई बार बाघ के चले जाने से जो है एक बड़ी चुनौती पैदा होती है, तो उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अग्निवीर जो है आर्मी की वो ट्रेनिंग से प्रशिक्षित होंगे, जिनका प्रशिक्षण उन्हें स्वयं वहां से प्राप्त होगा पहले से ही, और जब वो यहाँ पर आएंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें लाभ मिलता नजर आएगा। और पहले चरण की अगर बात करें तो पहले तौर पर 80 जो अग्निवीर हैं उनको सीधे तौर पर इसमें भर्ती किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलता हुआ आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। और वन्य जीवों के लिए भी एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी और इंडियन नेशनल बास्केटबॉल टीम के कैप्टन विशेष भर्गवंशी ने भेंट की है। ऐसे में सीएम ने विशेष भर्गवंशी को सम्मानित भी किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी उन्हें दी। बद्रीनाथ धाम की तीर्थाटन यात्रा दर्शन के लिए आने वाले देश के कई प्रांतों के तीर्थयात्रियों को मानसूनी सीजन का बावजूद भी इन दिनों बद्रीपुरी का आध्यात्मिक वातावरण खूब भरा है। कम भीड़ भाड़ के चलते आजकल श्रद्धालुओं को भगवान श्री बद्री विशाल जी के दर्शन पूजन सुगमता के साथ हो रहे हैं। श्री हेमकुंड साहिब विशेष धरोहर फूलों की घाटी आने वाले यात्री
दल बद्रीनाथ धाम पहुंचकर श्री हरि नारायण प्रभु के दर्शन पाकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। वहीं बीकेटीसी प्रबंधन द्वारा श्रद्धालुओं को कराई जा रही दर्शन पूजन व्यवस्था को लेकर भी श्रद्धालु संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ में जिस प्रकार से यात्रियों का जनसमूह इस समय बृहद रूप में चल रहा है और केदारनाथ में जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा करके बद्रीनाथ में अथाह समूह जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, सभी कांवड़ों की सनातन धर्मावलंबन की यात्रा में दर्शन सुलभ हो रहे हैं और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और पुलिस प्रशासन तथा नगर पंचायत अस्थायी रूप से जिस प्रकार से सफाई में कार्य कर रही है, सभी लोग अपने कार्यों में लगे हैं। मैं मंदिर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधिकारी कर्मचारी गण जिस प्रकार से सेवा भाव से यात्रियों के दर्शन सुलभ करा रहे हैं और अब तक इतने अच्छे दर्शन हो रहे हैं और यात्री भी बड़े अच्छे दर्शन करने जा रहे हैं। Actually, we are from Brigade Millennium, Bangalore. We are coming from Bangalore. We came here for trekking to Valley of Flowers and Flame Kund. So we finished the trekking, and on the way to Bangalore, we just thought, today of all the days, we thought, we'll just visit Badrinath. And I think he has called us so that it is our Purva Janma Punya that we have visited this kshetra. And while coming, we had excellent experience. Like the darshan was very nice, and the Uttarakhand government has done a really very good job. तो आपको बता दें कि मंदिर प्रबंधन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आने लगे हैं श्रद्धालु और मानसूनी सीजन में श्रद्धालु बढ़ चढ़कर पहुंचते हुए भी नजर आ रही हैं। अच्छे से दर्शन पूजन यात्रियों के हो रहे हैं। श्रद्धालु पुण्य पाकर संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। पूर्व सैनिकों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है, जिससे राज्य सरकार के हजारों पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिली है। अब पूर्व सैनिकों को हर बार सरकारी नौकरी में आरक्षण लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी में एक बार आरक्षण देने वाले सरकार के जीओ को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 22 मई 2020 को एक शासनादेश को पूर्व सैनिक दिनेश कांडपाल ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। देखिए 22/5/2020 को एक सरकार जीओ लेके आती है जिसमें ये कहती है कि जो भी पूर्व सैनिक होंगे जिन्होंने सरकारी नौकरी में एक बार लाभ ले लिया है वो पूर्व सैनिक का लाभ फिर से नहीं लेंगे। तो हमारा आर्गुमेंट ये था कि जब एक्ट में जो 93 का एक्ट है उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है तो सरकार एक जीओ के माध्यम से ये रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकती है। सरकार ने ऑनरेबल कोर्ट ने हमारा ये आर्गुमेंट सही पाया और ऑनरेबल कोर्ट ने जो 22/5/2020 का जीओ है जिससे सरकारी नौकरी में लाभ पूर्व सैनिक को सिर्फ एक ही बार मिलना था वो अब नहीं रहेगा और अब आज के रात से जो भी जितने बार भी आप पूर्व सैनिक अप्लाई करेंगे उनको पूर्व सैनिक का लाभ मिलेगा। सर देखिए हम सब जानते हैं कि पहाड़ में उत्तराखंड में हर परिवार में एक आदमी पूर्व सैनिक होता है और जो शॉर्ट टर्म के बाद आ जाते हैं वापस तो हर आदमी अप्लाई करता है असिस्टेंट टीचर में या पीसीएस में। तो जिस वक्त रिटायरमेंट होने के बाद जो भी उस टाइप नौकरी मिलती है वो अप्लाई करके वो नौकरी पा लेते हैं। पर अगर कोई बेटर नौकरी आती है चाहे पीसीएस जे की हो गई और अच्छी हो गई है तो वो इस जीओ के माध्यम से वो अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ये रास्ता खुल चुका है। अब जो पूर्व सैनिक रिटायर होकर आएंगे उनको एक बार 2 बार। श्रीनगर गढ़वाल के गंगा दर्शन क्षेत्र में गुलदार की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। कल जब वॉक में जा रहे एक व्यक्ति पर छिपककर गुलदार ने घायल कर दिया, आसपास के लोगों के शोर मचाने के बाद गुलदार वहां से भाग गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से व्यक्ति को बेल्स अस्पताल श्रीनगर में भर्ती कराया गया है। स्थानीय युवक सुधीर जोशी ने वन विभाग और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा है कि लंबे समय से एक ही क्षेत्र में गुलदार 3 लोगों को घायल कर चुका है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन और वन विभाग आके मुंह दे खड़ा है।
ये हमारा कहना ही है कि वन विभाग को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वहाँ पर पिंजड़ा लगाया जाना चाहिए और वहाँ पर एक तरीके से सख्त निगरानी करनी चाहिए। नहीं तो आप सब लोग ये ज़रूर देखेंगे कि वहाँ पर शाम के वक्त सब लोग और सुबह के समय भी अगर आप लोग देखेंगे रोज़ अपनी दिनचर्या को स्टार्ट लोग करते हैं वहाँ से, एक्सरसाइज करने के लिए वहाँ पर लोग पहुँचते हैं और बहुत अच्छा वो स्थान भी है। लेकिन अगर वहाँ पर रोज़ अगर जिस तरीके से निर्भक्षी अब हो चुका है विभाग, उसको अगर नहीं पकड़ा जा रहा है तो एक तरीके से नाकामी है विभाग की। हमने लोगों ने पहले भी देखा, डिकल गांव में एक छोटे बच्चे को बाघ ने, गुलदार ने अटैक किया, वो बच्चे की मौत हो गई। ऐसे चीज़ों के लिए क्या प्रशासन क्या इंतज़ार कर रहा है क्या? तो हमारा ये कहना है कि प्रशासन को इस तरीके से अभी इस समय सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये पहले भी ये जैसे 2 घटनाएँ भी हुई थी, तब भी हम लोगों ने इसका संज्ञान लेकर डीएफओ और सभी के साथ में एक बैठक भी करी थी कि तो फिर उसके पश्चात वहाँ पे क्रैकर्स, वहाँ केजिंग, वहाँ कैमरा ट्रैप्स और वहाँ गश्त की टीमें, ये सभी कुछ इंतज़ाम किए गए थे, जिसके बाद काफ़ी दिनों तक गुलदार का वहाँ पे कोई साइटिंग नहीं हुई। और आज सुबह फिर से जैसे ये घटना का हम लोगों को पता चला, तो हमने डीएफओ का भी दोबारा भी बुला रखा है कि इस प्रकार का कुछ परमानेंट सॉल्यूशन, अगर केजिंग की परमिशन नहीं मिली थी, इनफैक्ट उन्होंने बताया, तो अगर केजिंग की परमिशन के लिए हमें भी शासन स्तर पे कुछ पत्राचार या बात करनी होगी तो अवश्य हम लोग उसके लिए प्रयास अवश्य करेंगे। हरिद्वार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कलश वाली भारी कावड़ की आड़ में आतंकी हमलों होने की अंदेशा भी जताया है। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि इस समय कावड़ मेले में शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है और बड़े बड़े कलश लेकर कई लोग कावड़ लेने आते हैं, जिसकी ठीक तरह से जांच कर पाना भी संभव नहीं है। ऐसे में कोई भी आतंकवादी कलश में RDX रखकर हर की पौड़ी पर बम विस्फोट कर सकता है, जिससे कई लोगों की जान जा सकती है। इसलिए सरकार और प्रशासन को इस पर रोक लगानी चाहिए और व्यवस्था बनानी चाहिए कि सीमित मात्रा में ही लोग गंगा जल लेकर जाएं। देखिए, पहले जब रावण जाता था एक धनुष आकार का एक वो होता था, उसको जमीन में नहीं रखते थे। 8 लीटर 6 लीटर 7 लीटर तक उसका पानी लोग लेके जाते थे और बड़े व्यवस्थित ढंग से चलते थे। गाँव में घुंघरू होते थे, लठ में घुंघरू होता था और वो भक्ति से आते थे, भोले बाबा की जय कह के आते थे। आज अजीब सा हो गया, पहलवानी हो रही, 50 किलो 100 किलो और स्टील के झाड़ के हो लगे हुए, शायद उसको कोई पुलिसकर भी कर नहीं सकता, उसके अंदर पानी है कि क्या पता नहीं। कई लोग अभी देखा आपने पकड़े भी गए हैं किसी वजह से। और मैं कह रहा हूँ कल को आतंकवादी अगर उसमें RDX रख दे, हर की पैड़ी पे हजारों लोग मर जाएंगे। तो ये सरकार को नियम, जैसे आपने साउंड सिस्टम का एक लिमिट बता दी कि इससे ज्यादा साउंड नहीं होनी चाहिए, आपने लिमिट बता दी कि जो वो है रावण है उसकी हाइट इससे ज्यादा है, तो ये भी होना चाहिए इससे ज्यादा जल लेके कोई न जाए। ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक आप बंद करें ठीक है, लेकिन कांवड़ के टाइम में वो छूट होनी चाहिए कि वो पानी उनमें लोग लेके जाए, ताकि दिखे तो सही असल में गंगा जल है कि क्या है। तो स्टील के अंदर है क्या किसी को पता नहीं मालूम पड़ा। 4 घड़े एक साइड, 4 घड़े 8 घड़े हैं, 3 में पानी है और 2 में नीचे क्या है किसी को पता ही नहीं है। तो इसके लिए सरकार को कानून बनाने को धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। बरसात के मौसम में लोहाघाट नगर में मच्छरों का आतंक बढ़ गया है। मच्छरों के काटने से होने वाले जानलेवा डेंगू और मलेरिया के प्रकोप से नगर वासियों को बचाने के लिए लोहाघाट नगर पालिका ने पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के निर्देश पर अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी के नेतृत्व में पालिका कर्मियों ने नगर के कई वार्डों में फॉगिंग अभियान शुरू किया है। पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने बताया है कि नगर में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप और डेंगू मलेरिया की संभावना के चलते नगर में केमिकल का छिड़काव करने के साथ साथ झाड़ियों का कटान और नालियों को साफ किया जा रहा है। लगातार नगर पालिका द्वारा कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव और फॉगिंग की जा रही है और जिससे अधिकतम देखा गया कि इस सीजन में लोगों को मलेरिया और डेंगू का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। इसको देखते हुए नगर पालिका द्वारा लगातार स्वच्छता अभियान और जितनी भी हमारे नालियां हैं उनको विशेष रूप से स्वच्छता अभियान और जितनी भी झाड़ियां इस सीजन में काफ़ी घास आती है रास्तों में, उसको काटने का काम किया जा रहा है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि लगातार जो हमारी कूड़े की गाड़ी हर मोहल्ले में हर गली में जाती है और कूड़े गाड़ी में ही डाले और लगातार लोहाघाट की देवतुली जनता का काफ़ी सहयोग भी मिलता है और समय समय पर लोहाघाट नगर पालिका द्वारा केमिकलों का छिड़काव के साथ साथ फॉगिंग भी की जा रही है, जिससे कि जो गर्मी के सीजन में बीमारियां होती हैं
उसकी कुछ रोकथाम मिल सके। और साथ ही साथ जो पानी के स्रोत हैं और धारे हैं उनके आसपास भी विशेष स्वच्छता अभियान और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। और समस्त नगरवासियों से यही अनुरोध है कि आप कहीं पर को भी ऐसी कुछ शिकायत मिलती है तो तुरंत ही नगर पालिका को सूचित करें और नगर पालिका उसमें तुरंत ही जो भी बन सकता है तुरंत कार्रवाई करेगी। हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित की अगुवाई में मंदिरों के रास्तों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है। चंडी देवी मंदिर मार्ग पर कब्जा जमाए प्रसाद दुकानदारों पर श्यामपुर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए सख्ती से रास्ता खाली कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं एक महिला समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं साथ ही मनसा देवी मंदिर पर प्राथमिक उपचार केंद्र बनाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो भी और कल भी दोनों निरीक्षण किया था, उसमें हमने ये पाया है कि जो वहाँ पे एक अस्थायी डिस्पेंसरी, एक इमरजेंसी हॉस्पिटल टाइप की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि अधिक भीड़ में पैदल चल के लोग आते हैं, उनकी सांस फूल सकती है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। तो तत्काल वहाँ पर 2 बेड का एक डिस्पेंसरी लगाने का हमने मंदिर समिति को बोला है, जिसमें डॉक्टर से एक नर्स की तैनाती, साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होती हैं इमीडिएट, तो वो वहाँ पर जरूर रखें। और इसके लिए जितने भी रोड तक वो आ जाए, इसके लिए जगह जगह जो गाड़ियां खड़ी रहती थी उसको भी वहां से हटाने को बोल दिया गया है। सभी दुकानें जो पैदल मार्ग पे थी, वलियो टेम्परेरी या जैसे भी, उन सबको भी हटा दिया गया है। इसके साथ ही चंडी देवी मंदिर, क्योंकि उसकी पैदल मार्ग की दूरी ज्यादा अधिक है, केबल कार की दूरी भी ज्यादा अधिक है, वहां पर भी एक कल बैठक की गई। आज दोनों जगह अपर जिलाधिकारी प्रशासन और वित्त की अध्यक्षता में एक बैठक की जा रही है। उनको भी बता दिया गया है कि वो श्रद्धालुओं को फोकस रख के क्या क्या बेटर कर सकते हैं, उसके लिए आप निर्णय। रुड़की रामपुर चुंगी में ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर नकली दवा कारोबार पर शिकंजा कसा है। अभियान के तहत डीडीसी हेमंत सिंह नेगी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई और 5 जीवन रक्षक दवाओं के नमूने भी लिए गए। कई मेडिकल स्टोर पर गंभीर अनियमितताएं भी पाई गई, जिसके अलावा थोक विक्रेताओं को निर्देश दिए गए कि सभी रिकॉर्ड्स विधिवत रखें और बिना वैध पर्चे के नारकोटिक्स दवाई ना दें। साथ ही विभाग ने चेताया है कि गुणवत्ता और पारदर्शिता से समझौता किया तो सीधे लाइसेंस रद्द होंगे। अनुसार आज हमारे द्वारा श्री हेमंत सिंह नेगी जी डीडीसी एफडीए के नेतृत्व में रुड़की में रामपुर चुंगी के आसपास के मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया, जिसमें 2 मेडिकल स्टोर का जो है लाइसेंस सस्पेंशन करने की संस्तुति की और 3 मेडिकल स्टोर को स्टॉक सेल का आदेश दिया। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर वालों को आदेशित किया गया कि सारी दवाइयों के क्रय विक्रय रिकॉर्ड जो है सही तरीके से मेंटेन करेंगे और नारकोटिक दवाइयों का जो भी क्रय विक्रय करेंगे उसका रिकॉर्ड तरीके से मेंटेन करते हुए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही देंगे। और कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति अगर दवाइयाँ बेचने आता है या बिना लाइसेंस ही और बाहर से आता है, तो जब भी दवाइयाँ खरीदें उसका बिल जरूर है और साथ ही जो है बिना लाइसेंस से दवाइयाँ नहीं खरीदें, जिससे कि नकली दवाओं को बढ़ावा मिल सकता है। उसके साथ ही एक दवा निर्माता फर्म का निरीक्षण किया गया और कुछ कमियां पाए जाने पर उसे सुझाव दिए कि जो है तत्काल जो है अपनी कमियों को दुरुस्त करके प्रोडक्शन अपना चालू करें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।